किसी को भी वोट डाल देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इस बार हम वोट नहीं बीजेपी को चोट देंगे। मैं इसे डिलिमिटेशन नहीं कमीशन नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था। डेपुटेशंस गए, जितने भी हमने अपनी तरफ से सजेशंस दी, दे ऑल वेंट टू डस्टबिन्स। ड्राफ्ट ही बीजेपी हेडक्वार्टर में बना, तो फिर उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाना था, बनाया, लेकिन नीयत को मुराद मिलती है। अरुण जी, मैं आपको ये नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जब से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है, तब से जो है इसको लेकर सियासी घमासान जारी है। आपने जिस तरीके से देखा, जैसे कि खबरें बाहर आई हैं कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीडिजाइन किया गया है और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उसमें से हटा दिया गया है, उनको मर्ज कर दिया दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। इसके बाद वहां के लोकल लोगों में और खास करके जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच की बहुत ही रिजेंटमेंट सी शुरू हो गई है। इसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहां पर सिख और जाट का काफी एक प्रभुत्व है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशंस है, और इसको 1996 में इसे बनाया गया था कि इन्हीं की रिप्रेजेंटेशंस के लिए, जो इनका बेसिक रीजन था। लेकिन आज 1996 के बाद आज 2022 में इसे जो डिलिमिटेशन कमीशन ने इसे हटा दिया है और मर्ज कर दिया है। यहां सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो डीडीसी मेंबर चुने गए, टीएस टोनी, उनकी काफी वहां पर एक पैठ थी लोगों के साथ, और आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा था कि वहां के एक प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मर्ज कर दिया गया और इसे जो है दूसरे बिश्ना और आरएसपुरा के साथ जोड़ा गया, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खत्म करने के वहां के लोगों को काफी नाराजगी है। आइए आज हमारे साथ टीएस टोनी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है बाहर, अभी तक जो लोगों के पास रिपोर्ट पहुंची है, चाहे मीडिया के थ्रू ही आई है, क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया अरुण जी और अर्ली टाइम्स। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा उम्दा सवाल पूछा है। कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि 1996 में सुचेतगढ़ वजूद में आई थी और महज 26 साल के बाद इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ख़त्म ही कर दी। कितनी शर्मनाक बात है इस इलेक्शन कमीशन के लिए, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। बतौर मैं इसे डिलिमिटेशन नहीं कमीशन नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था। इसकी जो वो थे जज साहिबा हमारे रंजना देसाई जी, मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनके मेंबर्स ने कुछ नहीं सुना। वो आए यहाँ पे गुश्तावे खाए, सैर सपाटा किया, और जो मेयर हमारा इसका पर्पस था ना इलेक्शन का कमीशन का डिलिमिटेशन के द्वारा, कि उसका मेन क्राइटेरिया और मकसद ये है कि जो माइन्यूटेस्ट भी मिनॉरिटीज़ हैं उसको भी उसकी पॉलिटिकल वाइज की रिप्रेजेंटेशन मिले सियासी ऐवानों में। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी डेपुटेशंस गए, जितने भी हमने अपनी तरफ से सजेशंस दी, दे ऑल वेंट टू डस्टबिन्स। उन्होंने वो फेंका, गुश्तावे खाए, सैर सपाटा किया, और वो जब ले रहे थे ना वो कागज हमसे, तो मुझे लग रहा था ऐसे ऊंद रहे थे वो। दे वर नॉट मतलब दे वर नॉट सीरियस। उनका चेहरे से लग रहा था कि हमें तो बस दस्तखत करने हैं हम, एंड दे वर मेयरली यूज्ड एट रबर स्टैंप। और जब हमने ये शुरू में कहा, लोग कह रहे थे आप ये क्या कह रहे हो। लेकिन कल ही एक ऑडियो वार आ गई रविंदर रैना जी की और शक्ति परियार जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी देवेंद्र राणा की क्या औकात है, मैं उसका फ़ोन क्यों उठाऊं। जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैं ये आप चिंता ना करो, ये इलाका आप में जोड़ रहा हूँ, आपके साथ जोड़ रहा हूँ। रविंदर रैना कौन होता है ये बात कहने वाला कि मैं आपका ये इलाका दे रहा हूँ। इसका मतलब वही ड्राफ्ट उन्हीं के इसका मतलब बन रहा था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन की इंटीग्रिटी पर जो है क्वेश्चन मार्क है। अरुण जी, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी की पूरी। अगर मुझे बताएं, रंजना देसाई जी मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आपको क्या जवाजियत दे सकती हैं कि आपने 26 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व को रिजर्व कर दिया, आपने एक बनी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ दिया। क्या जवाजियत है आपके पास? जाटों को पॉलिटिकल वॉइस को गैग कर दिया,
उनका सियासी कत्ल कर दिया, सिखों का सियासी कत्ल कर दिया। शेड्यूल कास्ट का आपने रामबन में जो रोटेशनल सीट थी उनकी, वहां उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के भाई शेड्यूल कास्ट को देने के लिए वो सीट वहां से उठा के जम्मू लाए। क्या आपके पास जवाजियत है इसका? आपने रामगढ़ को रिजर्व करने के लिए होनी थी रिजर्व विजयपुर। वहां पे सुरजीत सिंह सिलातिया ने जब छलांग लगा के वो बीजेपी में चले गए तो बीजेपी ने एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए वो सीट डी रिजर्व रखी और रिजर्व कर दिया रामगढ़ को। क्या जवाजियत है कि पहले रामगढ़ से आदमी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा विजयपुर, फिर विजयपुर से जाएगा तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा के 3 किलोमीटर आगे जाके ध्यानी पड़ता है उसको। वो देवेंद्र बनियाल जो भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री थे बीजेपी, उसको लोकल कैंडिडेट बनाने के लिए रामगढ़ का वो वाला एरिया उसमें डाला गया, जबकि जो 7 एरिया जुड़ता था वो जुड़ता था पंगदौर का, बैनगलाड़ का, रायपुर का, उसको नहीं जोड़ा गया। बजाय उसको सांबे में जोड़ दिया और जो सांबे में था उसको वहां जोड़ दिया। ये क्या उनको पता था? मुझे बताएं। ये उनको पता था कि जो पार्लियामेंट सीट बनाई है ये उनको पता था, वहां से सीधी खींचते जम्मू तक लाते, जम्मू से जो कठुआ तक अलग बनाते और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी उधर से उधर बन जाती, कठुआ से किश्तवाड़ तक बन जाती। वो नहीं बनाई, मैं उसमें नुकसान है। आप मुझे बताएं, ये लोगों ने बेसिकली खिलवाड़ किया है और डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कमीशन ने हैव बेसिकली बैकस्टैब्ड। दे आर नॉट वर्थ बीइंग कॉल्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। they rather murdered the democracy, the very meaning of the democracy, the very meaning of delimitation commission. They murdered the Jat community, they murdered Sikh community politically. एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो 4 तकरीबन कंस्टिट्यूंसीज को उन्होंने उनकी जो रिजर्वेशन चल रही थी उसे रिजर्व कर दिया। 3 ही होती आई हैं जी। तो इस बार ये देखा गया कि जो ऑलरेडी सिर्फ उसके लिए वहां पर कहा गया था जो रिजर्व चल रही है उसको हम डिजर्व कर रहे हैं, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ दिया आरएस पूरा जो लगातार, और ऊपर से उससे मर्ज भी किया। इसके पीछे आप क्या कारण जानते हैं? क्या पॉलिटिकल? वहां पे पॉलिटिकल भी था, क्योंकि मुझे जो अभी कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि वहां आपकी बड़ी बार सीआईडी कराई गई, आपका पूरा देखा गया, ग्राफ के भी आपका ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें टोनी सिंह जीत के सामने आएगा, तो इस वजह से बीजेपी को वहां से उन्होंने लगा कि हार का मुंह देखना पड़ेगा। जहां जहां से उनको लग रहा था और जहां जहां उनको जीत लग रही थी वहां वहां उन्होंने जैसे विजयपुर में उनको लगा कि अब गंगा भी हमारे पास है, सलाथिया भी हमारे पास आ गया, तो वो हम कर देंगे। कब से आप सुन रहे थे, सारे बीजेपी वाले बोल रहे थे कि भाई नगरोटा को हमने एसटी रिजर्व करना है, एसटी रिजर्व करना है। 38% गुज्जर थे उसमें से, लेकिन उनमें गुज्जरों को ये अलग कर दिया। और जैसे जैसे देवेंद्र राणा जो छलांग मार के नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में गए थे, तो उन्होंने उसके हिसाब से जो जो उन्होंने बोला वैसा वैसा उसको करके तो उन्होंने उनके हिसाब से रिजर्वेशन दे दी। मतलब ये बीजेपी ने देखा जो व्यक्ति विशेष इनके पास हैं, जिस जिसको जो जो सूट करता था उसको वैसा वैसा कैंडिडेट वो बना के दे दी। और जो जो बीजेपी के लीडर बाहर कहते थे कि ये इलाका इधर जाएगा, वो इलाका उधर जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि जैसे पिछली बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, 96 की बात है जब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हुई थी, तब के एलिगेशंस ये होते थे कि उस गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिस तरह से ड्राफ्ट की थी, क्रिएट की थी, वैसे आप मानते हैं कि बीजेपी ने फिर दोबारा वैसे ही दोहराया अपने आप के लिए कि जिस तरीके से उनको चाहिए था? अरुण जी आप गलत कह रहे हैं, आपको शायद दोबारा आपको अपनी अखबारों को झांके आप। मैं परसों जिस दिन ये पिछले जिस दिन ये रिपोर्ट लीक हुई है, मेरे को दूसरे दिन मैं जब प्रेस स्टेटमेंट दे रहा था तो मेरे पास पहले एमएलए जो सुचेतगढ़ के थे चौधरी चूनी लाल बीजेपी के थे, उनकी बेटी है रेखा चौधरी, यहाँ नानानगर में उसकी शादी हुई है, उसका फ़ोन आया मुझे और वो मुझे कह रही भैया मुझे बड़ा रोना आ रहा है। चौधरी चूनी जी रिश्ते में मेरे जाटों की आपस में रिश्तेदारी हैं, वो मेरे मामा जी लगते थे। तो मैंने उनको बोला हाँ बोलो, मेरी बहन ने कैसे याद किया, कहती भैया आज बड़ा रोना आ रहा है कि जब उस वक्त की सरकार थी और चौधरी चूनी जी फारूक अब्दुल्ला के पास गए, उन्होंने बोला आपकी पार्टी भी अगर हमें रिकमेंड कर दे, हमारी रिकमेंडेशंस जो हम ले आए हैं आपके पास प्रपोजल, तो हमें जाटों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी स्टेट में मिल सकती है।
और फारूक अब्दुल्ला ने सेम का सेम ड्राफ्ट रिकमेंड करा, सेम का सेम, और ये जानते हुए कि चौधरी चुनीलाल बीजेपी का कट्टर वर्कर है और कट्टर लीडर है, और उन्होंने जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका सारा ड्राफ्ट रिकमेंड करा जो चौधरी चूनी जी ने दिया, तो उन्होंने बोला कि चौधरी साहब मैंने अब जाटों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी है, अब आप जाना इलेक्शन लड़ना और जीत के आना। जबकि उनकी अपनी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आप जीत के आना। और जो उनकी बेटी बता रही थी जब वो जीते तो सबसे पहली मुबारकबाद फारूक अब्दुल्ला की आई। ये होती है लीडरशिप, ये होती है मैग्नानिमिटी, ये होता है बड़ा दिल, ये होता है बड़ा नजरिया कि सबको जगह देनी, सियासी आवाज के लिए जगह देनी। और इस बीजेपी को 4 एमएलए दिए हमारी जाट कम्युनिटी ने, चौधरी चुनीलाल, चौधरी प्यारा सिंह, चौधरी श्याम चौधरी, चौधरी सुखनंदन। तो आप मुझे बताएं, 4 एमएलए देने के बाद भी बीजेपी को जाटों पे भरोसा न रहा, क्योंकि किसान आंदोलन में इन्होंने देख लिया कि जाट पूरे देश भर का खिलाफ हो गया है, सिख पूरे देश भर का खिलाफ हो गया है, शेड्यूल कास्ट पूरे देश भर का खिलाफ हो गया है। बड़ी एक सोची समझी साजिश के तहत हमारा सियासी कत्ल किया है। तो एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से एक बीजेपी ने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि 50 से ऊपर सीटें लेनी हैं, तो उनकी ये तरीका रहा कि इस ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज क्रिएट करना कि ज्यादा से ज्यादा विनेबिलिटी वाली कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाए। यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंट्स हैं, जैसे कि देखा गया डोडा में, किश्तवाड़ में बिल्कुल वैसे हुआ कि जो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी की थी उनको अलग करके जो हिंदू मेजॉरिटी वाली कुछ अलग से उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दी है। कुछ यहाँ पर भी जो लगा कि यहाँ पर अपोजिशन जीत सकती है, वहां पर भी इस तरीके से करने की कोशिश की। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये ड्राफ्ट ही बीजेपी हेडक्वार्टर में बना, तो फिर उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाना था, बनाया, लेकिन नीयत को मुराद में। अरुण जी, मैं आपको ये बताता चलूं, हम भी ये मुद्दा बांध चुके हैं, हम भी ये पूरा एक फैसला कर चुके हैं। मैं कहूँगा, और जाट बिरादरी वो लीडर जो आज बीजेपी के भी साथ खड़े हैं, कातलों के साथ जिन्होंने जाटों की सियासी कत्ल किया है उनके साथ भी खड़े हैं, और फिर वो हमदर्दी हमारे साथ भी जता रहे हैं। ये दोगलेपंथी जो लीडरशिप है इनको बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। और हम भी ये फैसला कर चुके हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो सिख हैं जिनको इन्होंने बांटा है, जो गांधीनगर में अक्सरियत हमारी कमज़ोर कर दी, आरएसपुरा के जो हमारी अक्सरियत थी सिखों की, वहाँ पे वो कमज़ोर कर दी। जहाँ जहाँ जाट जीत सकते थे उनको रिजर्व कर दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जाटों की तोड़ दी, जो आधा हिस्सा बिश्नाह में फेंक दिया, सुचेतगढ़ का आधा आरएसपुरा में फेंक दिया है। तो मैं समझता हूँ हमारे ये तमाम बरादरियाँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और चाहे वो सिख हैं, दे विल ऑल जॉइन हैंड्स, किसी को भी वोट डाल देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इस बार हम वोट नहीं बीजेपी को चोट देंगे, ताकि बीजेपी को पता चल जाए इन जातियों से जीता नहीं जाएगा। नीयत को मुराद मिलती आई है और मिलेगी, इनकी भी नीयत बुरी है, इनका नतीजा भी बुरा होगा। बीजेपी के भी वहां पर सुनने में आया कि वर्कर बड़े नाखुश हैं इस रिपोर्ट को लेकर, खास करके सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी को जिस तरीके से वहां पे ख़त्म कर दिया गया, उसको लेकर काफ़ी रेजिग्नेशन वाला भी कुछ वहां पे सिलसिला चला है। और जिसके सीधे तौर पे कहते हैं कि श्याम चौधरी भी जो हैं वो भी नाराज़ हैं। मुझे लगा नहीं है कि वो नाराज़ हैं। अगर नाराज़ होते तो अभी तक इस्तीफा दे के मुंह पे मारते। अगर वो अपने पैदों से वो इस्तीफे नहीं करवाते, वो खुद इस्तीफा देते, कोई बयान देते, ना कोई बयान ना कोई बात। वो मुझे लगता है उन्होंने देख लिया कि ठीक है एमएलए भी बन गए, मंत्री भी बन गए, अब और क्या बनना है, हो गया काम, चलो तमाम। तो वो मेरे ख्याल अपनी जगह संतुष्ट हो गए होंगे या घर बैठ गए होंगे, क्योंकि उनकी हरकत से मुझे लग नहीं रहा कि वो नाराज हैं। ये दोगली राजनीति जो है अब जाटों के अंदर ज़्यादा देर चलेगी नहीं। यहाँ आप जाटों के साथ खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी अपना प्रदर्शन रखो। आप अगर हमारे साथ नहीं करना चाहते अलग से करो, लेकिन आप भी प्रदर्शन करो, लोगों को पता चले कि भाई आप प्रदर्शन कर रहे हो, आप जाटों के साथ खड़े हो। अगर आप जाटों के साथ नहीं खड़े हो तो फिर ठीक है, आप अपनी पार्टी, आपको मुबारक। लेकिन जाटों को फिर मैं कहूंगा कि जाट भी जाग जाएं कि जिस बीजेपी ने हमारा सियासी कत्ल करके रख दिया, जहां हमारे 3-3, 4-4 एमएलए बनने थे, वहां पे हमारा एक भी एमएलए नहीं बन पाएगा, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कंस्टिट्यूएंसी बढ़ाई जाएंगी,
लेकिन यहाँ पर वैसा कोई, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जो 6 की गई हैं उनमें से यहाँ क्रिएट की जाएंगे, क्रिएट कर। ये जनाब ये जुमलों वाली पार्टी है। आज ये किसी भी पैरामीटर के ऊपर जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास किया के नारे दिए थे, इन्होंने सबका साथ लिया लेकिन सबके साथ विश्वासघात किया। और ये आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। कोई भी पैरामीटर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते नेशनल टीवी के ऊपर। और गोदी मीडिया तो उनको वो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहा है। अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, अब उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करना है। अब मोदी है तो मुमकिन नहीं होगा, अब एजुकेशन है तो मुमकिन होगा, अब अंधभक्ति से जागना पड़ेगा, अब आपको तथ्यों पे बात करनी पड़ेगी, अब आपको सिर्फ जो धर्म की अफीम चटाकर जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं वो नहीं होगा ज्यादा देर। अब आपको जवाब देना पड़ेगा आपने कितनी नौकरियां दी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ, अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि बॉर्डर बटालियन के बच्चों को रोज क्यों मारा जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अब उसके ऊपर खुल के कोई बयान नहीं देते हैं यहाँ पर। यहाँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, ये बीजेपी है असल में। तो खुल के ये जो रोज डंडे पड़ रहे हैं, आप पुलिस को मत कोसना, ये बीजेपी मरवा रही है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को। आज आपके J&K बैंक में बताएं बाहर से आपने कितने बच्चे लगाए हैं। कोई कहता है 600 लगा दिए, कोई कहता है 700 बच्चे हरियाणा से आगे लगा दिए, यूपी से लग गए। अब वहां से जो छत्तीसगढ़ से जो चेयरमैन बिजली बोर्ड के वहां से निकाले थे करप्शन चार्जेस से रमन सिंह की सरकार में से, उनको ला के यहां पर 3-3 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए में रखा जा रहा है। ये सब चोरी है, ये सब जो धांधली हो रही है, ये माइनिंग माफिया, ये लिक्कर माफिया, ये भू माफिया, ये दिया है जम्मू को, ये टोल प्लाजे दिए हैं, ये टैक्स दिए हैं। यार आज ठेकेदारों के ऊपर इन्होंने देखे ना 12% से सीधा 18% लगा दिया, और बाहर का जो बड़ा ठेकेदार है उसके ऊपर नहीं लगा। बताएं ये क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ लोकल लोगों को मारने के लिए। आज भी जाग जाओ, ये 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ के रख देंगे, और खासकर जम्मू की। पूरी स्टेट में नंबर 1, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी स्टेट में नंबर 1 पोजीशन पर हमारा आया। मैंने सुचेतगढ़ ब्लॉक को लाया, मैंने इतनी मेहनत करी, इसीलिए हमारी आवाज उठी, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी, इसीलिए हमारी आवाज उठी, इसीलिए हमारा शोर मचा। जब बीजेपी ने पता लगा कि यहां पे टोनी सिंह जीतेगा तो इसको रिजर्व कर दिया। वहां पर से कंपोजिशन सर किस तरीके की है? अगर हम वहां पे तकरीबन 58% के करीब जाट है। जिस तरीके से ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट अब ऑलमोस्ट 14 तारीख को इसे पब्लिक डोमेन में 15 को ले आएंगे, क्योंकि 14 को उनको जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं उनको अपना ड्राफ्ट जो है सबमिट करने हैं, उनकी फाइनल टाइमिंग है। इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे सोचते हैं आप अगर ये फाइनल यही रिपोर्ट अगर हो जाती है? मैं तो आपको बता दूं कि 15 तारीख को 11 बजे हमने आरएसपुरा पार्क के पास काफ़ी लोगों को निमंत्रण दिया है, पूरी छत्तीसगढ़ को, पूरे जम्मू से सभी साथियों को, और बाकी लीडर साहिबान को भी, जो बाकी बिरादरियों के लीडर हैं उनको भी हमने निमंत्रण दे रखा है। वहाँ पे हम जमा होंगे, और हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन ने हमारे साथ जातियाँ की हैं, तो ये इसके हम जो कापियाँ आएंगी उसको हम जला देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जला दिया इन्होंने, हमारे आने वाली नस्लों को अंधकार में ले गया ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन। ये बीजेपी का था कमीशन, और बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है मेरी कम्युनिटीज को अंधेरे में झोंकने के लिए। तो हम इन सभी के जो है, इनके भी पुतले, बीजेपी का भी पुतला जला देंगे और हम उनका भी जला देंगे जो कापियां इशू होंगी, क्योंकि जिन कागजों के ऊपर हमारी कम्युनिटीज के लिए अंधकार लिखा गया है, हमारी कम्युनिटीज को बेदखल किया गया है सियासी आह्वानों से, एक साजिश के तहत, हम वो किसी भी कानून को, किसी भी कागज को, किसी भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को नहीं मानेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ये थे तरनजीत सिंह टोनी जी, जिन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी और उन्होंने इस डिलिमिटेशन कमीशन को डिस्क्रिमिनेशन कमीशन कहा, और कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी से इन्फ्लुएंस्ड रिपोर्ट थी जो अभी तक बाहर आई है, और एक तरह से जाट कम्युनिटी के साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, और इसके लिए ये लगातार जाट और सिख